बता दो। नाज़रीन, 13 दिसंबर का पीडीएम जलसा और उसकी तैयारियां, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बयानबाजियां, हुकूमत का कोविड के जरिए अपोजिशन को, पीडीएम को ये एक बार बार इस बात की तंबी की जा रही है कि ऐसे किसी भी इज्तिमा से इज्तनाब किया जाए। कोविड के बढ़ते हुए केसेस हैं, कोविड की वजह से दूसरी जो लहर है ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अपोजिशन या फिर पीडीएम इस मामले पर सुनने को तैयार नहीं है और यह कहा जा रहा है कि हर सूरत जलसा होगा। स्टेज भी तैयार, साउंड सिस्टम भी तैयार और कुर्सियां भी लगाई जा रही हैं। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल है, लेकिन जो नेशनल पॉजिटिविटी रेशो है एनसीओसी के मुताबिक उसमें 6.59% कोविड का रेशो है, जिसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेशो कराची में पाई जा रही है जो कि 20.88% है। उसके बाद पिशावर में 15.05% है, मुजफ्फराबाद में 11.20% है और इसके साथ साथ 2470 कोविड के ये मरीज जो कि क्रिटिकल कंडीशन में हैं, क्रिटिकल हालत है उनकी, और पूरे पाकिस्तान में ये 2470 पेशेंट्स मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो कोविड की जो रेशो है वो बढ़ती जा रही है और हुकूमत का यह कहना है कि अगर ये जलसे किए जाते हैं या इज्तिमा किया जाता है तो फिर इसमें मजीद इजाफे का खतरा और खदशा है। लेकिन क्या कहिए कि एक तरफ जो सियासी जो इस वक्त हम टेम्परेचर या दर्जा हरारत देख रहे हैं वो उरूज पर पहुंच गया, चाहे वो हुकूमत हो चाहे वो पीडीएम हो, दोनों ही तरफ से बयानबाजियां, पीडीएम की जल्द से पीडीएम की आपस में जो कायदीन हैं उनके सलाह मशवरे, ये तमाम तर चीजें इस वक्त जारी और सियासी दर्जा हरारत रूज पर है। पीडीएम के मौकिफ के मुताबिक हुकूमत इस वक्त दबाव के अंदर है, जबकि हुकूमत का यह कहना है कि हमें इस तरह के जल्द से जुलूस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पीडीएम इस्तीफों की बात करती है तो वो शौक से दे दे, अगर असेंबलियों से इस्तीफे देने चाहती है तो वो शौक से दे, लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं तो वो शौक से करें, क्योंकि लॉन्ग मार्च से कोई हुकूमत नहीं गई ना जा सकती है, कोई खतरा नहीं है। बल्कि हुकूमत यहां तक कहती है कि अगर इस्तीफे देना चाहते हैं तो फौरन दे दें, हम ज़िमनी इंतखाब भी इस पे करा लेंगे। गुज़िश्ता रोज काबीना के अंदर शफलिंग हुई है, शेख रशीद अहमद को वजीर दाखिला बना दिया गया है, एजाज शाह को नारकोटिक्स का और इसी के साथ आजम स्वाति साहब को रेलवे का वजीर बना दिया गया है। और एक और जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो रियासत मुखालिफ बयानात पर कार्रवाई का फैसला भी किया गया है और काबीना ने जो केसेस हैं, जो मुकदमात का जो इंदराज है, उसका इख्तियार सेक्रेटरी दाखिला को भी सौंप दिया गया है। इस सब पर आज बात करते हैं और इस पर इसी मौजू के ऊपर हुकूमत अपोजिशन का मौक़िफ़, हुकूमत के ऊपर जाने वाली जो है वो हुकूमत के ऊपर दबाव, इन सब चीजों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका शलापा, आप हमारे साथ मौजूद है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली पार्लिमानी सेक्रेटरी फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और आपसे कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करने के मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे फारूक साहब आगाज करना चाहता हूं, मुझे जरा बताइएगा कि आप तमाम तर फिगर्स और तमाम तर चीजों के बावजूद भी, इजाजत ना देने के बावजूद भी पीडीएम की तरफ से ये जलसे करने के हवाले से मुकम्मल तौर पे वो तैयार भी हैं और ये करेंगे भी। आप क्या समझते हैं कि महज ये जलसा करने से ही जो कोविड की पॉजिटिविटी है, जो रेशियो है, उसमें इजाफा होगा, या अवाम पहले से ही इस पर वो तवज्जो नहीं दे रहे जो देनी चाहिए थी? देखें, बात यह है कि आपके इल्म में है कि कोरोना की वबा तो पूरी दुनिया में आई हुई है, पाकिस्तान के अंदर भी इसकी दूसरी लहर आ चुकी है। आपको याद होगा बड़ी अच्छी तरह, जब ये पहले मामला चल रहा था तो अपोजिशन हमारे ऊपर तनकीद किया करती थी कि आप जो है वो लॉकडाउन कर दें, लोगों के कारोबार बंद कर दें, एसओपीज के ऊपर अमल दरामद करवाएं, क्यों अमल दरामद नहीं करवा रहे। और आपको बड़ी अच्छी तरह याद होगा कि कहते थे अगर कोई बंदा मर गया तो एफआईआर जो है वो वजीर आजम के ऊपर काटी जाएगी। अब हम इन्हें ये कह रहे हैं कि आपने खुद कहा कि कराची के अंदर फिगर्स में इजाफा हो गया है, आप बताएं कि कराची के अंदर क्या इन्होंने जलसा नहीं किया? आप पेशावर के फिगर उठा के देख लें, वहां पर भी इजाफा हुआ, मुल्तान में भी इजाफा हुआ, लाहौर जैसे शहर में तो पहले 6% था, अब 10% हो चुका है। और मरियम नवाज गली गली कूचा कूचा उन्होंने कोरोना को फैलाया है।
बड़ी तसल्ली के साथ इन हालात के अंदर भी, तो इसके साथ साथ अब लाहौर मुजफ्फराबाद में तो फारूक साहब नहीं हुआ, तो मुजफ्फराबाद के अंदर तो 11.2% है। तो देखें, आप समझते हैं कि एक सिर्फ मिनट, जलसे मैं करने से पॉजिटिविटी रेशो बढ़ रहा है? एक मिनट, फरीद इशू ये है कि जहां पर बड़ी गैदरिंग्स होंगी वहां पर तो कोरोना फैलेगा ना। अब आप देखें, लाहौर में पूरे पाकिस्तान से लोगों को जमा कर रहे हैं, पहले पूरे पाकिस्तान से लोग कोरोना लाहौर लेकर आएंगे, वहां पर लाहौर के लोगों को मिले जुलेंगे, फिर वहां से अगर किसी को कोरोना है वो पूरे पाकिस्तान में वापस लेकर जाएंगे, लाहौर की गली गली कूचा कूचा में जाएगा। हम इनसे ये कह रहे हैं, जो इनको समझने की जरूरत है कि दोहरा म्यार छोड़ें, ये हाइपोक्रेसी छोड़ें, अपने माजी के बयानात को एक बार सुन लें कि क्या कहते थे आप, उसके ऊपर आप अमल दरामद शुरू कर दें। लेकिन इनका मसला ये है कि ये कहते हैं कि हम एहतसाब के इदारे को बंद करवाने के लिए, करप्शन को बचाने के लिए, चोरी के पैसे को बचाने के लिए, हम अवाम की जानों को दांव पे लगाने के लिए तैयार हैं। हमें उनका कोई एहसास नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये कहते हैं जी लॉकडाउन लगा दें, लगाएं ना जी लॉकडाउन। आप चाहते हैं गरीब का रोजगार बंद कर दें, आप कहते हैं दुकानें बंद कर दें, शाम को दिहाड़ीदार बंदा जो अपना डेली दिहाड़ी लगाकर अपना रोटी खाता है उसकी रोटी को बंद कर दें, फैक्ट्रियां बंद कर दें, मुल्क की मैशियत को जो है वो रोक दें जो चलना शुरू हो गई है। ये काम हम हरगिज नहीं करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि मुल्क की सियासी जमातों को जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए, सियासी लीडरशिप को जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। आपकी अपनी शादियां हो तो आप कहते हैं कोरोना टेस्ट करवा के आए, आप सिंध के अंदर एसओपीज पर अमल दरामद करवा रहे हैं, वहां पर एसओपी हैं, चले लेकिन जलसों के लिए एसओपी। मैं आपके इसी पॉइंट को शैला साहबा की तरफ लेकर आता हूं। शैला रजा साहबा, जब कोविड की पहली लहर आई, हमने देखा कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, स्ट्रिक्ट मेजर्स दिए गए, जिसको बहुत सारे हलकों की तरफ से तनकीद का भी निशाना बनाया गया। अब ये कोविड की जो दूसरी लहर है, और फारूक साहब जो कह रहे हैं कि इस वक्त जिम्मेदारी का एहसास नहीं किया जा रहा है और उसी की वजह से इस वक्त पॉजिटिविटी रेशो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है जिन जिन शहरों में जलसे हुए, तो आप भी एग्री करती हैं कि आपकी गवर्नमेंट जिसने बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन लिए, अब इस वक्त ज्यादा शिद्दत में इस चीज को समझने से कासिर पीडीएम की क़यादत के जलसे मौखर कर दिए जाए? अच्छा, पहली बात तो यह है कि कराची में रेशो या सिंध के अंदर ज्यादा जो है उस पर अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि सिंध की टेस्टिंग कैपेसिटी कितनी है, हम रोजाना कितने टेस्ट कर रहे हैं और जो हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से है, और जो दूसरी लहर कर रहे हैं, पहली लहर में इन्होंने टेस्टिंग ही रोक दी थी और जब जलसे शुरू हुए तो इन्हें याद आ गया, वर्ड यूज किया इन्होंने, हिपोक्रेसी। तो परसों जब इत्तेहाद टाउन में म्यूजिक कंसर्ट हो रहा था और फयाजुल हसन चौहान और अबरारुल हक थे, तो वहां पे तो कोई था ही नहीं, वहां पे कोरोना सो गया था, वहां पे कोई कोरोना कुछ नहीं था। और हमारे क्योंकि ये बहुत ज्यादा दोहराया जा रहा है और उसके बाद गलत बयानी भी की जाती है कि जब गुजरावाला में जलसा हुआ तो उसके बाद इन्होंने FIR काटी थी SOPs पर अमल न करने वालों पर, लेकिन उसके बाद इमरान खान ने जलसा किया था। उसके बाद हमने ये भी देखा कि जब पेशावर में जलसा हुआ तो उसी दिन जमात इस्लामी का भी जलसा था। और इसी तरह ये कहा गया जमात इस्लामी ने कोर्ट से इजाजत ले ली थी, तो कोर्ट से इजाजत लेके जलसा जब करते हैं तो कोरोना सो जाता है। फिर मुल्तान में जिस दिन हमारी रैली थी और कासिम वगैरह को गिरफ्तार किया गया तो PTI की भी रैली थी, तो हिपोक्रेसी ये थी कि PTI की रैली में कोई गिरफ्तार नहीं हुआ उसमें। और फिर उसके बाद हमने देखा कि बहुत सी ऐसी बातें थी, वजीर आला पंजाब ने अंडरपास का इफ्तिताह किया, वहां पे किसी के मास्क नहीं था, ढोलची सब थे, फिरदौस साहबा की, अच्छा शैला साहबा, फिरदौस साहबा की आप एग्जांपल दे रही है हिपोक्रेसी की, यानी हिपोक्रेसी आप ये कह रही हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से भी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चले ठीक है, मान लिया कि गवर्नमेंट भी, गवर्नमेंट उसको नहीं एडहेयर कर रही है, लेकिन आपकी 11 जमातों का एक पूरा का पूरा इतिहाद है। वर्ड यूज किया तो मैं जवाबन कर रही हूं। राइट, मैं आपकी बात समझ गया। मैं कह रहा हूं कि चले अगर उनकी तरफ से उन चीजों को नहीं किया जा रहा और वो उस चीज को बेस बना रहे हैं, एटलीस्ट आपकी पीडीएम की जो जमातें वो बड़ापन का मुजाहरा करते हुए वो ये चीजें तो ना करें, यानी उनकी देखा देखी आप लोग क्यों कर रहे हैं ये सब? अच्छा, पहली बात तो ये है कि अगर आप ये समझते हैं तो हम ये पूछना चाह रहे हैं
कि क्या अगर ये जलसे नहीं हो रहे तो उसके अलावा आपकी माशाल्लाह सिवाय सिंध के हर जगह हुकूमत है, वहां पे एसओपीज पे आप अमल करवा रहे हैं, मज़ारात से लेके हर जगह। मैंने परसों ही के उसका बताया है इत्तेहाद टाउन लाहौर के कंसर्ट का म्यूजिक के। तो दूसरी बात यह है कि आप दिहाड़ीदार और इन सब की बात कर रहे हैं, तो कोरोना की आड़ में आपको दिहाड़ीदार की तो फिक्र है, लेकिन इदारों की नाकामी के इदारे हम मजबूत नहीं कर सके। आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं वजीर आजम, आपको एहसास नहीं कि 4,500 लोग आपने एकदम निकाल दिए। आपको एहसास स्टील मिल से, आपको एहसास नहीं कि आपने इस कोरोना ही के दौरान रेडियो पाकिस्तान से लोग निकाल दिए। आप इदारे मजबूत करने के दावे से आए थे, आपने पीआईए का भट्टा बिठा दिया। अब तो पूरी दुनिया में ये बात हो रही है कि पीआईए तबाह जो है अपने ही मिनिस्टर के बयान की वजह से हुआ। और ये सारी बातें, फिर जो महंगाई है इस वक्त 220 रुपए अंडे, और जो इस वक्त महंगाई है उसमें जिन चीजों में इस्तेकाम आया है वो वैसे गरीब आदमी की पहुंच की नहीं होती हैं चीजें। जिन चीजों पे महंगाई बढ़ रही है वो गरीब। अच्छा, चीनी 80 रुपए पे भी आई है वैसे, चीनी की कीमत कम भी हुई है। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं शैला साहबा, आपने महंगाई, इदारे और तमाम चीजों की बात की। कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके फारूक साहब से इन्हीं चीजों के ऊपर बात करेंगे और कोशिश करेंगे निहाल हाशमी साहब से राब्ता बहाल हो। तो जरा पीएमएलएन का पॉइंट ऑफ व्यू भी उनसे लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। निहाल साहब, गुफ्तगू हो रही थी इससे पहले कि गवर्नमेंट की तरफ से कोविड को लेते हुए और खास तौर के ऊपर कोविड इतनी ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये आपके जलसे, ये गैदरिंग, क्या इस सूरत हाल में मौखर नहीं हो सकते थे कुछ आवाम के इंटरेस्ट में, जो पॉजिटिविटी है उसको सामने रखते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फरीद रईस साहब, ये जो जलसा है, ये जो हमारी एक्टिविटी है, ये अवाम की इंटरेस्ट में है, क्योंकि कोविड-18 ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है। कोविड-19 तो एक बहुत ही छोटी सी चीज है और जो कि सिर्फ शायद हमारे जलसों में ही आती है। बात कर रहे हैं कोविड-19 को, आप बहुत मामूली ले रहे हैं। पैंडेमिक है ये मामूली कैसे हो गई? देखिए पैंडेमिक इससे बड़ी है जब लोगों के घरों में राशन ना हो, लोग बेरोजगार हो जाएं, दवाएं खरीद ना पा रहे हो, इलाज की सहूलत ना हो, नौकरी का फुकदान हो, घर गिराए जा रहे हो, अशिया खुर्दनोश ना हो, मुल्क अजीब दोराहे पे खड़ा हो जाए। इंसान जिंदा रहेगा तो नौकरी होगी, मईशत होगी, रोजगार होगा, घर होगा। अगर जिंदा ही ना होंगे तो ये सारी चीजें किस काम की? देखिए जी, जो कोविड की एसओपी है वो हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। हम डिस्टेंस में बैठते हैं, हमने मास्क लगाया हुआ होता है, हम सैनिटाइज करते हैं अपने आप को, हम साबुन से हाथ धोते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे एहतियात करें, मगर हमें जिंदा रहने के लिए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपके पीछे जो आपके सारे लोग बैठे, क्या उन्होंने मास्क लगाया है किसी ने? जो मेरे पीछे बैठे वो नारे लगाने के लिए बैठे हुए हैं ना, ये जिनको आप देख रहे हैं वो नहीं, मास्क लगा के नारा नहीं लग सकता। हाँ लग सकता है, मगर वो तो हमारे एक सिंध का तर्जुमान है, हमारे सारे। अब मैं लगा देंगे, आप इस प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह लगाएंगे। मुल्क में कहीं सख्ती नहीं हो रही कि मास्क लगाओ, पूरे मुल्क में कहीं सख्ती नहीं है। मास्क पे सिर्फ सख्ती जो है वो आप मीनार पाकिस्तान में लगाना चाहते हैं, और ये तो खुली फजा है, यहाँ पे आप कांटेक्ट ना करें, हाथ ना मिलाएं। मैं समझता हूं कि ये कोविड-18 पे बात किया जाए, कोविड-19 इज ओवर। नहीं निहाल भाई, कैसे ओवर हो गया? वैक्सीन अभी आई नहीं है, पॉजिटिविटी रेट बढ़ चुका है कराची में। सुना रहे हैं निहाल भाई, ये तो कराची में 20% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। पूरे पाकिस्तान के अंदर 6 से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। एक दिन में 70 लोग जान की बाजी हार रहे। अभी कहां खत्म हुआ है? नहीं तो ये कोविड उस वक्त नहीं होती है जब सरकारी इजलास हो रहा होता है। ये कोविड उस वक्त नहीं होती है जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम कर रहा होता है। ये कोविड उस वक्त नहीं होती जब फरूक भाई प्रोग्राम कर रहे होते हैं। कोविड सिर्फ पीडीएम के जलसों में, कोविड सिर्फ जहां पे नवाज शरीफ का नाम लिया जाए, जहां पे मरियम का नाम लिया जाए, जहां पीडीएम का जिक्र किया जाए, जहां भुट्टो का नाम लिया जाए, जहां फजलुर रहमान का नाम लिया जाए, जहां महंगाई का नाम लिया जाए, जहां गवर्नमेंट के खिलाफ बातें की जाए, जहां गवर्नमेंट को आईना दिखाया जाए, वहां पे कोविड है। फारूक साहब, निहाल साहब ये कह रहे हैं, और जो शैला साहब ने अभी बात की है, जो इत्तेहाद टाउन में एक फंक्शन का जिक्र किया, फयाज चौहान साहब, अबरारुल हसन साहब, और इस वक्त जो निहाल साहब कह रहे हैं कि सिर्फ पीडीएम में ही
क्यों कोविड को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, बाकी जगहों पे तो कहीं भी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, तो फिर सिर्फ पीडीएम क्यों? देखें फरीद, बात यह है कि तहरीके इंसाफ हमारी हुकूमत ने जलसे किए, 2 जलसे करके उसके बाद पाबंदी लगा दी। तहरीके इंसाफ से बड़े जलसे कोई नहीं कर सकता। देखें, तो आपको पता है कि पीएमएलएन ने तो कभी ये तो जलसे जुलूसों की जमात ही नहीं है, ये तो पटवारियों के साथ प्रोग्राम करते रहे। ठीक है, नहीं फारूक भाई कर तो रहे जलसे मिल मिला के, आप देख लेंगे। 1 मिनट ना, देखें कल के प्रोग्राम करने ना, ये घोड़े का मैदान मीनारे पाकिस्तान है ना, पता चल जाएगा। असल मसला ये है, ओ भाई म्यूजिकल प्रोग्राम तो कोई भी डीजे बंद भी कर लेता है बहुत बड़ा, इनको हम सियासी जलसा करते हैं फारूक भाई। एक मिनट आप करें सियासी, मुझे पता है सियासी कर रहे हैं, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, आप करें जो आपका दिल करता है। देखिए मसला ये है, जिस बात को समझने की जरूरत है, इनको जो इस बात की हम समझाना चाह रहे हैं समझ नहीं आ रही। हाँ। देखें, मुल्क के हेल्थ के निजाम के ऊपर बोझ आ रहा है, आपके डॉक्टर्स इफेक्ट हो रहे हैं, जान से अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं, आपके हेल्थ सेक्टर, आपका तो फारूक भाई ये जो पेशावर में 7 आदमी की हलाकत हो गई बगैर ऑक्सीजन की, वो उसके ऊपर आपने तवज्जो दिया, कोई एक्शन लिया? इनको पेशावर में 7 लोग मर गए ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से। निहाल भाई सुन ले, मैं तो अर्ज कर सकता हूँ ना, गुजारिश कर रहा हूँ आपको, जरा सुन ले, हौसले से सुन ले, मेहरबानी करें। बात यह है, देखें जिस चीज के ऊपर मैं समझता हूँ कि इनको जिस बात को समझना चाहिए, ठीक है, वो ये है कि आप अपने एहतजाज कर लीजिएगा, वैक्सीनेशन आ जाती है, आप अपना एहतजाज कर लीजिएगा। अच्छा चले, एहतजाज से आप क्या समझते हैं? 1 मिनट ना सुन ले जरा। आज मैं आपको आज की फिगर दे देता हूँ। आज आपके किसान ने इस साल जो है 8 लाख मोटरसाइकिल आपका आम आदमी खरीद चुका है। आपके किसान ने पिछले साल से ज्यादा ट्रैक्टर्स खरीदे हैं। आज चीनी 75 रुपए किलो फैसलाबाद में बिक रही है। आज फैसलाबाद में टेक्सटाइल का जो कब्रिस्तान नून लीग बना के गई थी, 40 रुपए किलो कबाड़ के भाव, जो लोहे की लूम बिक रही थी, ये निहाल आजमी साहब बैठे हैं, इनको मैं कह रहा हूं मुझे 90 रुपए किलो वापस कर दें अगर आज को बेचने को तैयार है। आज वो पहिया चल पड़ा है। आज करंट अकाउंट सरप्लस है। आज लोगों के लिए रोजगार के मौके मिल रहे हैं। फरीद रईस साहब, आपको, शैला आपको, निहाल भाई को मैं कहता हूं फैसलाबाद आए, इनको टिकट हमारी बिजनेस इंडस्ट्री देगी। आगे इंडस्ट्री देखें जिस तरह चल रही है। ये कोरोना के अंदर हमने मेहनत करके काम को चलाया है। आज भारत, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर इंडस्ट्री बंद है, पाकिस्तान में चल रही है। ज्यादा ऐसा माहौल ना पैदा करें कि लोगों के चूल्हे ठंडे। अच्छा फारूक साहब, थोड़ा सा आगे चलते हैं, इस इशू को लेकर थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं आपसे भी पूछता हूं और मैं शैला साहब और निहाल साहब से पूछूंगा, थोड़ा सा चले आगे चलते हैं। आपने बता दिया, आपने समझा दिया, पीडीएम समझने को तैयार नहीं है, जलसार सूरत होगा। आगे चलते हैं। ये कह रहे हैं फारूक साहब कि हमने इस्तीफे देने हैं। असेंबलियों से अगर ये इस्तीफे देते हैं, क्या आपके स्पीकर इस्तीफे इनके मंजूर कर लेंगे फौरन? देखें, बात यह है कि पहले तो इस्तीफे जो हैं वो स्पीकर को दिए जाते हैं, वो पार्टी चेयरमैन के नाम नहीं लिखे जाते, नंबर 1। नंबर 2 जो है, कल ही आपको पता है कि फजलुर रहमान साहब को पहले भी इन्होंने कंटेनर पर चढ़ा दिया था, सीढ़ी खींच ली थी। अब भी पीपल्स पार्टी की तरफ से ये बयान आ गया, जी अब हम अपनी सीईसी से मशवरा करेंगे, इस्तीफे देने हैं या नहीं देने। आप एतजाज एहसन के बयान सुन लें, इख्तलाफी बयान सामने आना शुरू हो गए हैं। दूसरी बात यह है कि ये इस्तीफे दें तो सही, हाथी के दांत खाने के और नहीं, मैं कह रहा हूं एक्सेप्ट कर लेंगे फौरन अगर स्पीकर के पास आए। हम ज़िमनी देखें, इस्तीफे लाएं, हम ज़िमनी इंतखाबात करवाएं, इनका शौक पूरा कर देते हैं। कोई इस्तीफे देने को तैयार है? इनके आधे से ज्यादा मेंबरान असेंबली जो है वो इनसे इख्तलाफ कर गए हैं। मरियम साहिबा का भी ये बयान आया है कि अभी हम इस्तीफे जो है वो नहीं दे रहे। पिछले दिनों वो टीवी के ऊपर चल रहा था, इस्तीफे शैला साहबा ना इस्तीफे दिखाएं ना इस्तीफे। शैला साहिबा, इस्तीफे के मामले के ऊपर इख्तलाफ पैदा हो गया है पीडीएम के अंदर, पीपल्स पार्टी भी सोच रही है। क्या आप लोग सीरियस हैं या इसके अंदर कोई इख्तलाफ राय है? पीटीआई की ख्वाहिश हो सकती है, उनके जहन में कहीं ये चल रहा होगा, क्योंकि सिंध असेंबली के 99 में से जो पीपल्स पार्टी के 4 मेंबर हैं उनकी डेथ हो गई है और 95 में से 71 के इस्तीफे पहुंच चुके हैं। बाकी के जो है मंडे तक पहुंच जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर एतजाज एहसन साहब ने कोई बात की है तो आइन की रोशनी में की है। यहाँ हम ये तो नहीं कह रहे कि हमारे इस्तीफे देने से आइनी बुरान होगा और एतजाज एहसन गलत कह रहे हैं। लेकिन शायद साहब, इस्तीफे देना, इस्तीफे जमा कराना सिंबॉलिक है या सीरियस एक्ट है?
ये पीडीएम का एक तरीक़ाकार है कि उन्होंने एक ऑप्शन के तौर पर इस्तीफे का भी ऑप्शन रखा है कि जब वो समझेंगे कि स्ट्रगल यहाँ तक ये हो गई, अब हम इस्तीफा दें तो वो भी करेंगे। बाकी मैं एक बात कहना चाहती हूँ फारूक से, और जो भी इकोनॉमी को समझता है वो समझता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट अगर आपने सरप्लस कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है। आपने रुपए की कीमत कितनी गिरा दी, फिर भी एक्सपोर्ट वो नहीं हो पा रही, चंद % पे आप जो है खुश हैं। दूसरी बात ये कि इंपोर्ट आपने रोकी हुई है, जिससे खाम माल नहीं आ रहा, उससे महंगाई बढ़ गई है। असल होता है बजट डेफिसिट, और वो आप देखें कि कितना ज्यादा है, और करंट अकाउंट डेफिसिट असल चीज नहीं है। दूसरी बात, चीनी तो चीनी एक टेस्ट है, एक जायका है, ग़िज़ा नहीं है, और जो नहीं भी लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जायके की चीज भी कहां चली गई। इस वक्त अंडे 220 रुपए हैं और टमाटर को देख लें। तो मेरा कहना यह है कि हालात अगर इतने अच्छे होते तो आपकी रुकावटें, जो खास तौर पे मैं मुल्तान का जिक्र इसलिए करूंगी कि मुल्तान में आपने सारे रास्ते ऐसे बंद किए थे कि लोगों ने जलसे में नहीं पहुंच सके। लोग क्यों निकले? आम आदमी ने निकल के हमारा जलसा किया। ठीक है, मैंने एक कमर्शियल मैंने एक ब्रेक लेनी है। निहाल भाई आपकी तरफ ब्रेक के बाद आता हूं, ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद निहाल भाई आपसे जरा हम पूछेंगे कि पीएमएलएन के हवाले से, इस्तीफों के हवाले से पीएमएलएन की स्ट्रैटेजी क्या है। कमर्शियल ब्रेक के बाद करे कोरोना वायरस का खात्मा। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। निहाल हाशमी साहब, आप लोग इब्तिदा में तो इस हुकूमत से इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन यही हुकूमत कहती है कि इस्तीफा मांगते मांगते आप लोग खुद इस्तीफे देने पर आ गए। ये स्पीकर को इस्तीफे क्यों नहीं जमा करा रहे? मौलाना साहब के पास क्यों जमा कराया जा रहा है? देखिए, ये अब जो मामला है ये कोई पीएमएलएन पीपल्स पार्टी या फजलुर रहमान साहब का नहीं, ये मामला पाकिस्तान की अवाम का है। और पाकिस्तान की अवाम का जो मुश्तरका इत्तेहाद है, जो सियासी प्लेटफॉर्म है, वो पीडीएम है। और पीडीएम के सरबराह जो है मौलाना फजलुर रहमान है। तो ये एक इखलाकी तकाजा है, सियासी तकाजा है कि जो पीडीएम का सरबराह होगा वही इस्तीफे को कलेक्ट करेगा, और ये उसूली तय हो चुका है। और वही इस्तीफा जो है वो ले जा करके जमा कराएगा जो कौमी असेंबली के सेक्रेटरिएट में। इसमें जरूरी नहीं, लेकिन गवर्नमेंट के फिगर्स तो पूरे हैं ना। आपके इस्तीफे देने के बाद क्या फर्क पड़ेगा? गवर्नमेंट तो कह रही है कि अगर इस्तीफे दे भी थे तो हम ज़मीनी इंतखाब करा लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? जनाब फरीद रईस साहब, ये जो इस्तीफा, ये मामूली इस्तीफा नहीं है, ये तो बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा सके पंजाब में, ये क्या ज़मीनी इलेक्शन कराएंगे? इनसे तो दो जो ज़मीनी इलेक्शन है कौमी असेंबली की वो नहीं हो सके। इनको तो शर्म आनी चाहिए कि गुज़श्ता 1 साल से पंजाब में बल्दियाती निजाम आपसे मैं इसके ऊपर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं। मैं बल्दियाती इंतखाब और ज़मीनी इंतखाब में, बल्दियाती इंतखाब के ऊपर बहुत सारी हुकूमतों पे बहुत सारे सवाल लग सकते हैं। शला साहबा, इसी मामले को लेते हुए क्या आप समझती हैं कि लॉन्ग मार्च, इस्तीफे, क्योंकि जो भी तरीक़ाकार होगा वो आइन और कानून के मुताबिक होगा, और पीपल्स पार्टी कहती रही है कि कोई भी काम गैर आइनी नहीं होगा। आइनी तरीक़ाकार तो पार्लियामान के अंदर से ही है, सड़कों पर बैठ के तो हुकूमत कोई नहीं गई। ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये एहतजाज का तरीका है कि पार्लियामेंट में किया जाए या राय आमा हमवार की जाए। हमने जलसों से राय आमा हमवार की है, और हम ये समझते हैं कि हुकूमत यहाँ तक आ गई कि कहाँ तो वो दिहाड़ीदार के नगमे गा रही थी कि उसको जो है रोजी मिलनी चाहिए, कहाँ उसने कहा कि कढ़ाई को भी नहीं छोड़ा, कहाँ उसने कुर्सी और मेजे देने वालों को भी कहा कि हम जो है तुम्हारे खिलाफ वो करेंगे। तो हम राय आमा हमवार कर चुके हैं। अब हमारे एहतजाज का दूसरा मरहला है, और इस आईनी सूरत हाल जो भी हो, हम जब इस्तीफा देंगे तो ये दुनिया का पहला मुल्क होगा जहाँ ऑपोजिशन की मुख्तलिफुल ख्याल पार्टी एक साथ रिजाइन कर जाएंगी, हुकूमत का कोई मोरल अथॉरिटी नहीं रह जाएगी। मेरा एक सवाल और है जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, आईनी तरीका, एक बहुत सारे लोग एक सवाल पूछते हैं, मुझे उसका मुख्तसर जवाब दीजिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ठीक है पीपल्स पार्टी साथ शामिल है, लेकिन पीपल्स पार्टी कभी भी प्रोविंशियल असेंबली, सिंध असेंबली से इस्तीफा नहीं देगी। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता हूं कि इस बात में कितनी हकीकत है कि पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत से कभी इस्तीफा नहीं देगी। मैंने आपसे कहा कि
99 मेंबर थे, 99 मेंबर हैं, 4 की डेथ हो गई, 95 में से 71 के इस्तीफे दिए जा चुके हैं। स्पीकर सिंध असेंबली के पास हमने बिलावल हाउस में जमा कराए हैं। स्पीकर सिंध असेंबली का नाम है, मैंने भी आज अपना इस्तीफे को ट्वीट कर दिया है और तमाम लोगों के इस्तीफे जो हैं वो पहुंच चुके हैं। तकरीबन मंडे को बाकी जो 20 से 22 लोग हैं उनके भी इस्तीफे आ जाएंगे। और अब मुझे नहीं मालूम, मैं तो सुबह से निकली हुई थी, सुबह को 71 थे मेरे मिला के, अब कितने पहुंच गए। मैं फारूक साहब से बात नहीं है, हम पाबंद हैं पीडीएम के तमाम फैसलों के। राइट फारूक साहब, अब अगर पीएमएल-एन पीपल्स पार्टी, यानी चले ये बात तो क्लियर हो गई, शैला साहब ने क्लियर कर दी कि पीपल्स पार्टी के सिंध असेंबली से भी इस्तीफे 71 हो गए, मंडे तक और ज्यादा हो जाएंगे। पीटीआई के पास क्या तरीकाकार होगा इससे निपटने का? देखिए, बात ये है कि आईनी सूरत हाल के तौर के ऊपर तो फिर भी हमें किसी किस्म का कोई बहरान नहीं पैदा होता। हुकूमत के नंबर्स पूरे हैं और इसके ऊपर इन्हीं के पार्टी के कानूनदान है, सीनियर कानूनदान है एजाज हसन साहब, वो आईनी सूरत हाल को बड़ा अच्छा बयान कर चुके हैं। ना उसका सेनेट के इंतखाबात पे असर पड़ता है, ना कोई और असर पड़ता है। जो मैं आपको हकीकी बात बताना चाहता हूँ आपको, देखिए बात यह है कि इन्होंने सेनेट, यही जमातें थी सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए। इनके सेनेटर से ना, मुट्ठी भर सेनेटर से 60 सेनेटर्स खड़े होकर कहते हैं अदम एतमाद आएगी, बाद में जो वोट डालते हैं वो कम निकलते हैं। उन सेनेटर्स के खिलाफ तो ये कार्रवाई नहीं कर सके। फैटअप बिल के दौरान इनके अराकीन जो है वो गायब हो जाते हैं, 20-25 उनके खिलाफ ये कार्रवाई नहीं कर सके। बात ये है, पीपल्स पार्टी शुमाल है, नून लीग जनूब है। और मैं आपको आज एक हकीकत बताता हूँ, हाँ। सुन लें जरा, आप भी इसको समझ जाएंगे कि लेकिन फारूक साहब, शुमाल से जुनूब तक सारे अगेंस्ट में ही हैं, उन्होंने इत्तेहाद बना लिया है। नहीं फरीद, नहीं इत्तेहाद, कोई इत्तेहाद नहीं है। ये इत्तेहाद जो है वो पापड़ वाले को, जाली अकाउंट्स को, फलूदे वाले को बचाने के लिए है, और कोई इत्तेहाद नहीं है। सुन ले जरा इस बात को, हकीकत को। मसला ये है कि पंजाब में तो पीपल्स पार्टी का कोई मुकाबला नहीं था, मुकाबला हुआ है इसका पीटीआई का और पीएमएल-एन का। सबसे ज्यादा 149 सीटें यहाँ पर हैं। हाँ। आपका क्या ख्याल है, आसिफ अली जरदारी इस हुकूमत को गिराएंगे नून लीग को आगे लाने के लिए? सिंध के अंदर तो इनकी ऑलरेडी हुकूमत है, सिंध में इनकी ऑलरेडी। लेकिन फारूक साहब, अगर पंजाब से इस्तीफे आ गए तो आपकी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। एक मिनट फरीद, जो मैं बात कर रहा हूँ उसको जरा समझ लें। आसिफ अली जरदारी साहब की सियासत को समझें, आप उसके ऊपर नजर दोहराएं। ये मैं आपको बार बार फिर कह रहा हूँ कि ये जिस तरह 2013 में यूटर्न, 7 में इन्होंने यूटर्न लिया था ना कि हम इंतखाबात का बाइकआउट करेंगे, बाद में इंतखाबात लड़ने चले गए थे, ये इसी तरह इन्होंने असेंबलियों में भी वापस आ जाना। अच्छा, बाय इलेक्शन करा देंगे आप फारूक साहब? इस्तीफे दे दिए तो बाय इलेक्शन करा देंगे? देखें जब इस्तीफे आएंगे ना, हाँ। और जब वो मंजूर हो जाएंगे तो उसके बाद फिर बाय इलेक्शन ही होंगे, उसके अलावा और आएंगी। निहाल हाशमी साहब, बाय इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन मैं इनको कह रहा हूं कि ये इस्तीफे आने ही नहीं है। निहाल साहब, ये सिर्फ जो है ना वो गीदड़ बकरियां सियासी, उसके अलावा कुछ नहीं। निहाल साहब, ये सियासी गीदड़ बपके, शैला साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, निहाल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। निहाल साहब, ये सियासी गीदड़ बपकियां हैं ये, यानी बात तो वो होगी कि जब इस्तीफे स्पीकर के पास जाएंगे तब गेम होगा कि बाकी सीरियस हैं। तो ये गीदड़ भपकियां ही है या इसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कब होगा? यार फरीद भाई, एक तो आप मुझे 1 मिनट के बाद फारिग कर देते हैं। नहीं, आप बोले। जो फरूक भाई ने कहा ना कि एक तरफ शुमाल है, एक तरफ जनूब है। हाँ। नहीं जनाब, सिर्फ शुमाल जनूब नहीं है, मशरिक मगरिब, शुमाल जनूब सब मिलकर के पीडीएम है। और ये हर चारों कोने से एक ही आवाज है कि गो नियाजी गो, और ये सिलेक्टेड को हम पसंद नहीं करते। अब जहां तक रह गया जमनी इलेक्शन का, तो इनके तो डोमेन में नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, इनका काम नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि इनका काम क्या है। इन्होंने कहा कि जी हम आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं देंगे। ये नियाजी साहब कौन होते प्रोटेक्शन ऑर्डर ना देने वाले? ये स्पीकर का काम है। इन्होंने कहा हम चेयर नहीं देंगे। देखे ना, मीनारे पाकिस्तान में हम बैठे में, चेयर भी है, लाइट भी है, पंखा भी है, साउंड भी है। तो ये बेचारे की बड़ी गाले से कहीं ज्यादा बाहर हुकूमत नहीं है। ये नहीं, पाबंदी आप लगा नहीं सकते। अवाम ने आपकी पाबंदियों को उखाड़ के फेंक दिया है, अवाम ने आपको मुस्तरद कर दिया। निहाल भाई, ओपन आपको है यार, इनके बस में नहीं है यार। इन्होंने बड़ी कोशिश की, इन्होंने बड़ी कोशिश की, लोगों के घरों पे छापे मार रहे थे। ये रोक सकते हैं अवाम को? कोई हुकूमत अवाम के सामने खड़ी हो सकती है? और ये तो जाली हुकूमत है, ये तो जाली हुकूमत है। नहीं, आप तो जाली हुकूमत है, आप अवाम को नहीं रोक सकते। देखिए, अवाम का मुल्क है, अवाम की ताकत के आगे
आप नहीं खड़े हो सकते। और आपने अभी जो तारीफें की इकोनॉमी की, फैसलाबाद की, तो आप जरा सा रुक करें स्टील मिल की कि वहां पे लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। हाँ, पीआईए चल रहा है, पूरे यूरोप में शायद आज पीआईए चल रहा है, पूरे अमेरिका में आज पीआईए चल रहा है। आज इस मुल्क में करप्शन के अलावा कुछ भी नहीं चल रहा है। आटे का करप्शन, चीनी का करप्शन, पेट्रोल का करप्शन, डॉलर का करप्शन, एनर्जी का करप्शन, रेलवे का करप्शन, ये पूरा मुल्क एक करप्शन ज्यादा मुल्क हो गया है। सिर्फ लूट मार किया जा रहा है और इसके अलावा निहाल भाई चले, मैं शैला साहबा आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा, वेरी शॉर्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा कि अब ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी बनने जा रही है या जो बनी है उसमें वाकई जनवरी, जो आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि जनवरी में हम उस हुकूमत को घर भेज देंगे, क्या जनवरी डिसाइसिव महीना है इस गवर्नमेंट के लिए, जनवरी 2021? अच्छा, पहले तो मैं एक बात कह दूं कि जब तक 8 मार्च नहीं आई थी उस वक्त तक जो है वो कहा जा रहा था कि इस्तीफे तक नहीं पहुंचेंगे और पीपल्स पार्टी का बड़ा नाम लिया जा रहा था। और अभी फिर फर्रुख ने जरदारी साहब का नाम लिया, यहाँ तक कि जरदारी साहब जब गिर गए तो कहा गया कि बड़ी टाइमिंग है हमें जिस पे गिरे हैं, तो बड़ा अफसोस होता है इस किस्म की गैर अखलाकी बातों पे। तो अब मैं ये कहना चाहूंगी कि वाकई जनवरी तो बहुत दूर की बात है जब वजीर आजम की धमकियों से कुर्सी वाले भी मरूब ना हो, लाइट वाले भी मरूब ना हो, कढ़ाई वाले भी मरूब ना हो, तो हुकूमत कहाँ है? एक तो सवाल ये है। दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं कि चाहे कोई भी इस्तीफे दे दे हमारी हुकूमत रहेगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वाकई आपको फर्क नहीं पड़ता। दवाएं 400% हो गई, आपको फर्क नहीं पड़ा। आटा चीनी आपके दाएं बाएं वजीर आजम के बैठने वालों ने चोरी किए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। गैस के बिल जिस शख्स ने डबल कर दिए और कहा वापस होंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है शैला साहबा, मैं लास्ट कमेंट ले लेता हूं अगर मुझे इजाजत आप दें। बनाना पसंद नहीं करता। मैं फारूक साहब से लास्ट कमेंट कश्मीर हिंदुस्तान ले लेता है, इनको फर्क नहीं पड़ता। मैं लास्ट कमेंट मुझे वाले वीजा बंद कर देते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता। मैं लास्ट कमेंट फारूक साहब 10 सेकंड में लास्ट कमेंट दे दें। इनका 10 सेकंड का मसला ये है कि इनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको अदालतें इश्तिहारी करार दे देती हैं, मियां नवाज शरीफ मुल्क से बाहर भाग जाते हैं, बच्चों कौन सी अदालतों की बात करें? वही अदालत जिसका जज अरशद मलिक था, जो है वो लूट के खा गए हैं। यहाँ पर चीनी की सब्सिडी लूट के खा गए, यहाँ पर जाली अकाउंट्स बना लिए। इस मुल्क को हमने संभाला है, हमने इस मुल्क को F-17 दिया। I have to close, फारूक साहब, शैला साहबा, निहाल साहब, I have to close due to the shortage of the time. Thank you so much फारूक हबीब साहब, शैला रजा साहब और निहाल हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। फरीद रवीज को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।